नमस्कार दोस्तों। दैनिक भास्कर ने राज्यों में अपने 100 रिपोर्टर लगाए हैं जो ये पता लगा रहे हैं कि क्या सच में एनडीए अब की बार 400 पार होगा। सर्वे में जो जवाब निकल करके आ रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगे और बीजेपी की नींद उड़ा देंगे। 3 बड़े राज्यों के सर्वे आ चुके हैं। पहला बड़ा राज्य है बंगाल, दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और तीसरा बड़ा राज्य है तमिलनाडु। इन राज्यों में दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी आगे बढ़ने के बजाय 2019 से भी बुरी हालत में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर का महाराष्ट्र का सर्वे है। इस सर्वे को रिपोर्टर आशीष राय और विनोद यादव की देखरेख में किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में दैनिक भास्कर कहता है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सीट घट सकती है, लगभग 10 सीटें। कुल 30 से 32 सीटें मिलने के आसार हैं। दोस्तों, 32 से ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र में अकेले बीजेपी लड़ रही है। बाकी की सीटों पर शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने पार्टियां तोड़कर सरकार भले बना ली हो, लेकिन जनता बीजेपी से और पार्टी तोड़ने वालों से हिसाब किताब करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। महाराष्ट्र की जनता पर ना तो मोदी की गारंटी का कोई असर है, ना ही मोदी के 400 पार के नारे का कोई असर है। दैनिक भास्कर के सर्वे का दूसरा राज्य है तमिलनाडु। हाँ, वही तमिलनाडु जहां मोदी जी ने जाकर इंटरव्यू दिया है। बिल्कुल दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि तमिलनाडु में मोदी को 28 पैसे वाला पीएम कहकर बुलाया जा रहा है। जैसे बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार 40% वाली सरकार के नाम से फेमस हो गई थी ना, बिल्कुल वैसे ही विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहने वाले मोदी को तमिलनाडु में 28 पैसे वाला प्रधानमंत्री कहकर बुलाया जा रहा है। ये आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, वीडियो को चकल्लस के लिए नहीं, जानकारी के लिए देखिए। तो दोस्तों, इसी 24 मार्च को तमिलनाडु के सीएम और डीएमके लीडर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन रामानाथपुरम और थेनी में चुनावी सभा कर रहे थे। वो खड़े हुए और उंगली दिखाते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि मोदी को 28 पैसे वाला पीएम क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। हम आज से उन्हें 28 पैसे वाला पीएम कहेंगे। भीड़ में लोग यही स्लोगन दोहराने लगते हैं। स्टालिन ऐलान करते हैं कि मीचोंग साइक्लोन से जुड़े राहत कार्यों के लिए मोदी सरकार फंड्स नहीं दे रही है। इसके खिलाफ वो भी कर्नाटक की तरह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्टालिन कहते हैं कि हमने मोदी सरकार से 27,000 करोड़ रुपए मांगे थे, इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया है। इनका एक मिनिस्टर तमिलों को भिखारी कहता है, दूसरा मिनिस्टर आतंकवादी बताता है। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। स्टालिन हर रैली से लोगों को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार केंद्र को 1 रुपए भेजती है और केंद्र की तरफ से 28 पैसे मिल रहे हैं। जीएसटी का बकाया नहीं दिया जा रहा है, इससे राज्यों का विकास रुका हुआ है। जबकि मोदी यूपी को 1 रुपए के बदले 2 रुपए देते हैं। तमिलनाडु के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी इसकी काट तमिलनाडु में राम मंदिर से खोज रहे हैं। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में साफ लिखता है कि 28 पैसे वाले पीएम के सामने राम मंदिर और बीजेपी का हिंदुत्व तमिलनाडु में बिल्कुल फेल है। डीएमके एंटी हिंदू के आरोपों पर बैकफुट पर है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। पहले भी बीजेपी जीरो ही थी, 2024 में भी जीरो ही रह सकती है। तमिलनाडु से ये रिपोर्ट अंकित फ्रांसिस और अक्षय वाजपेयी ने मिलकर की है। दोस्तों, जमीन पर क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये बातें आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा, इसलिए हम आपको तथ्यों के साथ हर एक जानकारी दे रहे हैं। अब तीसरे राज्य पर आ जाते हैं। तीसरा राज्य है बंगाल। बंगाल वही राज्य है जिसके विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मोदी देश को कोरोना में तड़पता हुआ छोड़कर प्रचार कर रहे थे। सही समझे। बंगाल में बीजेपी को लगता है कि संदेश खाली जैसी घटनाओं से लाभ मिल सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। रिपोर्टर शिवांगी सक्सेना ने दैनिक भास्कर के लिए रिपोर्ट की है, जिसमें ये साफ है कि बीजेपी को बंगाल में बढ़त नहीं मिल रही है। बीजेपी की बंगाल में पिछली बार 18 सीटें थीं और इस बार दैनिक भास्कर के सर्वे में बीजेपी 15 से 18 के बीच में कहीं अटक सकती है। बंगाल में बीजेपी की ग्रोथ नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ग्रोथ नहीं है। सर्वे में तमिलनाडु में भी हाल वो ढाक के 3 पात की तरह ही है। तो फिर मोदी जी 400 सीटें कहां से ला रहे हैं? क्या इस बार पाकिस्तान की भी सीटें मोदी जी अपनी गारंटी बचाने के लिए भारत में जोड़ लेंगे क्या? खैर, जमीनी हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। हालांकि इन सर्वेज में बताया तो बहुत कुछ गया है दोस्तों, जमीनी इक्वेशन भी समझाई गई हैं। तो इन सर्वे से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये बताइए। आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप किसी की फर्जी गारंटी में मत फंसिए। कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगे, बिल्कुल मत फंसिए। कोई कहे कि ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी है, फलाना गारंटी है, बहकावे में मत आइए। कोई कहे कि हमारी तो भाई 400 सीटें आ रही हैं, इसीलिए हमको वोट दे दीजिए,
बिल्कुल मत दीजिए। सोचिए, समझिए, तब निर्णय लीजिए। वोट आपका है, मर्जी आपकी है। जीत जाने पर संविधान बदल देने वालों को वोट मत दीजिए। जो देश की हालात बदले, जो नफरत को मिटाए, जो धर्म के नाम पर इंसान इंसान में भेद ना करे, उनको चुनिए। जो लद्दाख जैसी प्यारी और निर्दोष जगह के साथ 370 के नाम पर धोखा ना करे, अरे उनको वोट दीजिए। जो स्कूल की फीस, महंगाई कम करे, जो आपके मुद्दों पर बात करे, उनको वोट दीजिए। जो कानून बनाकर घोटाले करे, जो कानून बनाकर लोगों को फंसाए, जो कानून बनाकर चुनाव के समय विपक्ष को रौंदने की कोशिश करे, उनको वोट मत कीजिए दोस्तों। जो कानून बनाकर चोरी से चंदा लें और देश को लाइन में लगा दें, उनको वोट मत कीजिए। उनको चुनिए जो नफरत न फैलाएं। उनको चुनिए जो हिंदू मुसलमान की आग में देश की जनता को ना झुलसाएं। उनको चुनिए जो देश के नियम कानून से अपने देश को चलाएं। उनको चुनिए जो चुनाव आयोग को निगल ना चाहें। आप एक दिन आपका एक सही चुनाव देश का भविष्य बदल देगा। इस बार देश के लिए वोट कीजिएगा। नमस्कार।